बच्चों, अब तक हमने वन और वन जीव संरक्षण के लिए जो भी व्यवस्थित या सरकारी हो या गैर सरकारी इन प्रयासों के बारे में हमने बात किया। हमने बात किया वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर हमने बात किया जैव मंडल के बारे में। तो हमने इन सभी पर डिस्कशन किया। अब हम जानेंगे कि जो समुदाय हैं, खास करके जो स्थानीय हैं, वनों के आसपास रहने वाले लोग हैं, क्या वो भी वन संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हैं या सिर्फ वनों के आर्थिक लाभ ही उठाते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि स्थानीय जो समुदाय है और वन संरक्षण के बीच में क्या संबंध है, वह किस प्रकार वन संरक्षण में अपना योगदान कर रहे हैं। बच्चों, हम लोग अभी बात करेंगे समुदाय और वन संरक्षण, कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। जब मैंने बात किया था आप लोगों से जैव मंडल नीचे के बारे में, तब बताया था कि 1986 में जैव मंडल नीचे की शुरुआत हुई थी और उसमें स्थानीय समुदाय, पूरा जो वन क्षेत्र था वो और उसके आर्थिक लाभ, इन सब के समन्वित सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से उसका विकास किया गया। उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले। तो फिर 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया जाने लगा और इसका सबसे पहला प्रयास किया था ओडिशा राज्य ने, जिसमें क्या करते थे, वो जो वन प्रशासन होता था वो और स्थानीय लोगों की समितियां गठित की जाती थी और वो लोगों के समन्वित प्रयास से वन का संरक्षण भी होता था और स्थानीय लोग जो वन से लाभ लेते थे वो भी जारी रहता था। तो ये पहला प्रयास किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान हम जानते हैं कि एक बहुत ही अर्ध शुष्क या यूँ कहे कि रेगिस्तानी, उसका बहुत हिस्सा रेगिस्तानी भी है। तो वहाँ जल और वन का महत्व लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो वहाँ अलवर ज़िले की ये बात है जहाँ की भैरव देव डाकौ सेंचुरी, और ये सेंचुरी जो है, ये सेंचुरी कोई सरकारी नहीं है, ये गांव के लोगों ने मिलकर, और इसमें 5 गांव, अलवर ज़िले के 5 गांव के लोग शामिल हैं और 5 गांव की 1200 हेक्टेयर भूमि इसमें शामिल है। और इन गांव के लोगों ने खुद से इस वन क्षेत्र को एक सेंचुरी घोषित कर दिया है और उसका नाम रखा है भैरव देव डाकौ। यहाँ जो ये क्षेत्र है, इसमें अपना नियम इन लोगों ने रखा है कि किस तरह क्या करना है इस वन क्षेत्र में और क्या निषिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। वो ये 5 गांव के अलावे कोई भी व्यक्ति इस वन क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकता है और जानवरों का शिकार तो किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है और वन क्षेत्र में विस्तार और संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जिसकी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं वह हम जानते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का बाघ परियोजना जो है, उसके अंदर क्या था। आप जानते हैं राजस्थान कृषि तो वहाँ बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन ये जो माइनिंग है, जो खनन है, वह राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। तो इसकी वजह से बाघ रिजर्व होने के बावजूद भी संगमरमर का, चूना पत्थर का और डोलोमाइट का, ये 3 चीज़ का खनन इस रिजर्व क्षेत्र के अंदर लगातार हो रहा था। लेकिन ग्रामीणों ने, सोचिए सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने पुरजोर तरीके से कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि यहाँ पर इसको रोका जाए और उन्होंने संगठित प्रयास किया, ग्रामीणों ने मिलकर, और अंततः सरकार ने तो नहीं, लेकिन आपने नाम सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, एनजीटी ने अंततः 2018 में संगमरमर, चूना पत्थर और डोलोमाइट के खनन को ग्रामीणों के विरोध के कारण बंद कर दिया। तो उससे क्या हो रहा था, वन को क्षति हो रही थी और जब वन नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है इसका विपरीत असर बाघों की संख्या पर पड़ेगा। तो यहाँ सामुदायिक प्रयास ने वन संरक्षण में काफ़ी मदद किया। अगला जो हम चर्चा करना चाहेंगे वह हम लोग बात करेंगे आदिवासियों के बारे में। हम तो खुद को बहुत तिस्मार खा समझते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज़्यादा विज्ञान के बारे में जानते हैं, आधुनिक तौर तरीकों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब वन संरक्षण की बात
हकीकत में उसके प्रैक्टिस की बात आती है तो हम पाते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन जो सुदूर जंगलों में रहते हैं हमसे कहीं सजग है, कहीं आगे है। कैसे, आइए देखते हैं। आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठारी इलाका झारखंड में, वहाँ पर मुंडा और संथाल ये दो जनजातियाँ रहती हैं। इन दो जनजातियों के द्वारा वहाँ महुआ और कदम, जो हम लोग महुआ आप लोग जानते हैं, कहीं कहीं आम महुआ, वो महुआ और कदम, ये दोनों वृक्ष, इन दोनों वृक्षों के महत्व को वो लोग इतना समझते हैं कि वो इन पेड़ों की पूजा करते हैं। तो आप जिनकी पूजा करते हैं उनको तो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, तो इसलिए ये इस विधि के द्वारा इन पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। दूसरा क्या होता है इन आदिवासी क्षेत्रों में, जब बीजों के अंकुरण का समय आता है, जानते हैं बरसात के समय जितने भी बीज मिट्टी में दबे होते हैं वो सब में अंकुर फूटता है। तो इस अंकुरण के समय ये आदिवासी लोग ना तो खुद जाते हैं जंगल में और ना ही अपने पशुओं को जाने देते हैं। ऐसा क्यों, मैंने इसके पहले भी बताया था कि नन्हे पौधे पैरों से कुचले न जाए या मवेशियों के द्वारा खा ना लिए जाए, तो इस कारण से ये वर्जित होता है। उस दौरान ये जंगल में नहीं जाते हैं ताकि नए पौधे उगे, जंगल सदा हरा भरा बना रहे। दूसरा ये लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जानवरों का एक विशेष समय होता है, प्रजनन का ऋतु होता है। तो इस प्रजनन के समय में, ये जब प्रजनन का ऋतु हर एक जानवर का जिस समय भी होता है, उस समय आदिवासी कभी भी मादा पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। तो आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा था कि किसी ने, केरल की घटना थी कि किसी ने एक हाथी को अनानास में बम डाल के खिला दिया था और जब उस हाथी का पोस्टमार्टम हुआ तो पाया गया कि उसके गर्भ में एक शिशु था। तो इस तरह से वो हाथी तो मरी, लेकिन उसके साथ साथ एक और जीव की भी हत्या हुई जो भविष्य में एक जीव संसाधन बनता। तो इसका ख्याल इन आदिवासियों को है, इसलिए प्रजनन ऋतु के दौरान वो मादा पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, ये देखिए आप, कितना साइंटिफिक है कि हम इसके बारे में शायद सोच भी नहीं सकते, जिसका ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये वन का उपयोग, वन के जो भी संसाधन, चाहे लकड़ी काटते हो, चाहे फल चुनते हो, कंदमूल इकट्ठा करते हो, घास लाते हो, जो कुछ भी ये करते हो वन का उपयोग, उसका उपयोग ये चक्रीय पद्धति में करते हैं। अब ये चक्रीय पद्धति क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो चक्रीय पद्धति देखिए, ये मान लीजिए कि ये पूरा वन क्षेत्र है, ठीक है। आप देखिए आदिवासी क्या करते हैं, इस पूरे वन क्षेत्र को विभाजित कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ये वन क्षेत्र को मैंने 12 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले महीने में इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया, दूसरे में इसका, तीसरे में इसका, इस तरह से करके जब वो 12वें महीने के बाद फिर से आते हैं पहले पर, तो पता चला तब तक साल भर का समय बीत चुका है। तो यहाँ उन्होंने जो भी संसाधनों का उपयोग किया है वो अपने आप को नवीनीकृत कर पाता है, मतलब रिन्यू कर लेगा इस अवधि के दौरान। तो क्या होगा, वन हमेशा ही संपदा संपन्न रहेगा, है ना, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से होती रहेगी। ये क्लियर हो गया कि कैसे चक्रीय पद्धति अपनाकर वो लोग वनों का उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए कि वन का चक्रीय उपयोग कैसे हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि आवश्यकता अनुसार सामुदायिक वृक्षारोपण, मान लीजिए उनको लगा कि कहीं वन खाली है, वहाँ नवीन पौधे नहीं उग रहे हैं, या सपोज जंगल में कभी आग लग गई जिसकी वजह से वहाँ जंगल को ऐसी क्षति हुई जो जंगल स्वतः रिपेयर नहीं कर पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा समुदाय मिलकर वहाँ पर वृक्षारोपण का काम करता है, ठीक। उसके बाद अगला जो है, आप नाम पढ़ते ही आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का चिपको आंदोलन। ये हिमालय के पर्वतीय इलाके उत्तराखंड की बात है, जहाँ की 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आदिवासियों ने, जो बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित थे, उनको कोई पर्यावरण किसी चीज़ का, कोई जो आज हम लोग सैद्धांतिक ज्ञान अपना बघाड़ते हैं, उनको कुछ पता नहीं था, पर उन्हें ये पता था कि ये पेड़ जब तक रहेंगे तभी तक हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, और बस इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों को कटने से बचाया था।
तो ये भी एक सामुदायिक प्रयास था जिन्होंने पर्यावरण की एक बहुत बड़ी क्षति को रोका था। तो इस प्रकार समुदाय वन संरक्षण में कैसे सहयोगी है, ये हमने इन पॉइंट्स के द्वारा देखा। अब अंत में हम बात करते हैं जैन समुदाय की। आप जानते हैं ये जैन समुदाय के लोग, मैंने पाठ चर्चा के दौरान पहले भी बताया था कि ये लोग इतने अहिंसक होते हैं कि ये लोग दैनिक जीवन में 24 घंटे अपने मुंह पर एक पट्टी बांध कर रखते हैं ताकि गलती से भी किसी सूक्ष्म जीव की हत्या इनके द्वारा ना हो जाए। मैंने बताया था जब इनके जो संत होते हैं वह चलते हैं तो पहले झाड़ू लगाते हैं फिर चलते हैं ताकि उनके पैरों तले कोई चींटी जैसा छोटा जीव भी दबकर नहीं मरे। तो इस समुदाय के इस अहिंसा व्रत के द्वारा भी वन और जीवों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा काम किया जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि समुदाय और वन संरक्षण कैसे साथ साथ में, यानी समुदाय का वन संरक्षण में क्या योगदान है और किस प्रकार समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वन संरक्षण की दिशा में।